अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका 7th लेक्चर है और इसके अंदर हम मार्केट वैल्यू रेशियोज के हवाले से बात करेंगे, जो कि हमारी रेशियोज की 5th टाइप थी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी उस पर हम क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको करके बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते हैं कि मार्केट वैल्यू रेशियोज क्या है। मार्केट वैल्यू रेशियोज जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों? ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि आपके शेयर की प्राइस, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है, वो ओवर प्राइस तो नहीं हो गया, अंडर वैल्यूड तो नहीं हो गया, या मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में उसके इक्वल तो नहीं चल रहा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशियोज जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए लाजमी तौर के ऊपर यूज होते हैं, यानी कि इसको आप इन्वेस्टर रेशियोज भी कह सकते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि एक शेयर पर अर्निंग कितनी हो रही है, कंपनी डिविडेंड कितना पे आउट कर रही है, टोटल इनकम में से कितना पार्ट वो अपने पास रख रही है, ठीक है ना, और डिविडेंड्स के ऊपर कितना कितना उसको रिटर्न मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? मार्केट वैल्यू रेशियोज कहलाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट रेशियोज है, रेशियो है अर्निंग पर शेयर, जिसको ईपीएस कहा जाता है, अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बताई थी कि अगर आपने क्या करना है कि फॉर्मूले याद करने हैं तो फॉर्मूले भूल जाएंगे, आप फॉर्मूले के अंदर ही फॉर्मूले का नाम जो है वो तलाश कर सकते हैं, यानी कि नाम के अंदर ही फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर हर एक शेयर पे, तो इसका मतलब इनकम डिवाइडेड बाय शेयर ही इसका फॉर्मूला बेसिकली जो है वो आपके जहन में आ सकता है। तो ये होता क्या है कि अर्निंग पर शेयर बेसिकली वो नेट अर्निंग होती है कंपनी की, जो एक शेयर के ऊपर कमाई जाती हैं, ठीक है ना, और ये कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, बता रही होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप नेट इनकम को डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या वैल्यू ऑफ शेयर से या वन शेयर से, तो ये आपको बता देगा कि भाई एक शेयर पर आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका बेसिक ईपीएस होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस भी होता है, एडजस्टेड ईपीएस भी होते हैं। बहरहाल हम इतनी एडवांस फिलहाल चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसका सिर्फ बेसिक पार्ट ही देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड रेशियो है वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है ना। डिविडेंड जो कि नेट इनकम में से जो पार्ट दिया जाता है शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो से मुराद क्या होगा कि वो अमाउंट डिविडेंड की जो कि पे की जाती है शेयर होल्डर को, किस में से? इनकम में से, ठीक है ना। इनकम में से जो अमाउंट शेयर होल्डर को पे की जाती है, जो नेट इनकम क्या होगी, जो कि कंपनी जनरेट करेगी, उसका जो पार्ट होगा एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को जो दिया जाएगा वो क्या होगा? वो डिविडेंड पे आउट रेशियो कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरे अल्फाज में आप इसको इस तरीके से कह दें कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो बेसिकली मेजर कर रहा होता है नेट इनकम की उस परसेंटेज को जो कि शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड्स बाय नेट इनकम, ओके। उसके बाद आपके पास है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, तो बेसिकली रिटेंशन रेशियो को आप प्लो बैक रेशियो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है 1 माइनस पे आउट रेशियो, ठीक है ना। और इसको आप नेट इनकम माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये होता क्या है? ये प्लो बैक रेशियो या रिटेंशन रेशियो बेसिकली ये बताता है या ये चीज मेजर करता है कि आपकी नेट इनकम की कितनी परसेंटेज है जो कि कंपनी ने रिटेन्ड कर लिए, यानी कि बचा के रख लिए। यानी कि एक तो है नेट इनकम में से आपने डिविडेंड दिया, तो कितना पार्ट आपने बचा लिया, यानी कि जो अपने पास सेव कर लिया और उसको डिविडेंड के लिए पे नहीं किया, तो इसको क्या कहा जाएगा? रिटेंशन रेशियो। ये इनवर्स है, अपोजिट है किसका? डिविडेंड पे आउट रेशियो का, ठीक है ना। तो इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है कि ये जनरली बिजनेस की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन वगैरह के लिए यूज होता है। हायर रेशियो होगा, लेस डिपेंडेंसी होगी डेट और इक्विटी के ऊपर। हाई रेशियो का मतलब ये होगा कि कंपनी जो है उसको इंटरनली कैश की ज्यादा नीड हो रही होती है, ठीक है ना, तभी वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन अपने पास बचा कर रख रहे हैं, ठीक है ना। और रिटेंशन रेशियो को ब्रिंग आप डाउन ब्रिंग जब कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपके प्रॉफिटेबल एवेन्यूज हो रहे हैं बिजनेस के अंदर जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इसकी इंटरप्रिटेशन देखी जाए तो जो
ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन देख रहे होते हैं कंपनी के लिए, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आपका हाई रिटेंशन रेशियो आ रहा होता है। उसके अलावा इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सिंपल अंडरस्टैंड है और आसानी से कैलकुलेट हो जाता है कि टोटल में से आप पे आउट रेशियो वाला फिगर माइनस करवा दो, ठीक है ना। और मोर देन वन फॉर्मूला अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन, एक से ज्यादा फॉर्मूला अवेलेबल है इसकी कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या करें कि नेट इनकम जो है उसमें से आप माइनस करवा दें, क्या, डिविडेंड माइनस करवा दें डी, और आप इसको डिवाइड करवा दें वापस से नेट इनकम से। तो मोर देन वन फॉर्मूला ये एडवांटेज है मौजूद है रिटेंशन रेशियो या फ्लो बैक रेशियो को फाइंड आउट करने का। उसके अलावा ये ग्रोथ प्लान को भी अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद कर रहा होता है। अब जहां पर एडवांटेजेस हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वो क्या होते हैं कि कैश फ्लो पर शेयर जो होता है ना वो इक्वल टू अर्निंग पर शेयर नहीं हो रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि जो एक शेयर का कैश फ्लो है वो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर अर्निंग क्या हो रही है वो दोनों इक्वल नहीं होते, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो रहा होता है। और इसके अंदर हाई और लो रिटेंशन रेशियो का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि हाई किसको माना जाएगा या लो किसको माना जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ आते हैं जो कि हमारा रेशियो 4 है। मार्केट वैल्यू रेशियोज के अंदर प्राइस अर्निंग रेशियो या इसको नॉर्मली पीई रेशियो भी कहते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर या मार्केट वैल्यू पर शेयर, एमपीपीएस एमवीपीएस आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और डिवाइड कर देते हैं ईपीएस यानी के अर्निंग पर शेयर से, तो आपका पीई रेशियो निकल आता है। पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा होता है किसके दरमियान, कंपनी के स्टॉक प्राइस के दरमियान और एक शेयर के ऊपर जो अर्निंग हो रही है यानी कि अर्निंग पर शेयर के दरमियान। ये बेसिकली एक पॉपुलर रेशियो होता है जो कि इन्वेस्टर को बता रहा होता है, क्या बता रहा होता है कि यानी कि उसको एक बेटर सेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी बता रहा होता है, ठीक है ना। पी रेशियो जो है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन को भी शो कर रहा होता है, और जो पर यूनिट शेयर के ऊपर या करंट अर्निंग जो है उसके ऊपर आप जो प्राइस पे कर रहे होते हो उसको भी ये शो कर रहा होता है, जैसे फ्यूचर अर्निंग वगैरह या कोई भी केस है, ठीक है ना। क्योंकि अर्निंग जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कंपनी के स्टॉक को वैल्यू करते हो, और इन्वेस्टर जो है वो यही चाहते हैं या यही मालूम करना चाहते हैं कि जो कंपनी है वो कितनी प्रॉफिटेबल है और वो कितनी प्रॉफिटेबल या कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है इन द फ्यूचर, ठीक है जी। तो ये बताता है आपको प्राइस अर्निंग रेशियो। उसके बाद अगर हम फिफ्थ रेशियो की बात करें तो उसका फॉर्मूला देखकर आपको यही लगेगा कि हमने प्राइस अर्निंग रेशियो को थोड़ा सा घुमाया है। मार्केट प्राइस पर शेयर पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर मौजूद नहीं है तो आप पी रेशियो से डिवाइड करवा लें किसको, सॉरी मल्टीप्लाई करवा लें किसको, ईपीएस को। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो प्राइस होती है जिस पर जो कंपनी है अपने स्टॉक को मार्केट प्लेस के अंदर एक्वायर कर रही होती है, ठीक है ना। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल आप ले लें, ठीक है ना। और तो ये जो प्राइस होती है ये वेरी कर रही होती है थ्रू आउट द डेज। बेस करती है ये किस चीज के ऊपर, प्राइस किसके ऊपर बेस करेगी, लेवल ऑफ डिमांड पे, ठीक है ना, कि उस स्टॉक की कितनी डिमांड है, ज्यादा डिमांड है तो प्राइस वेरी करेगी, तो प्राइस जो है वो राइज हो जाएगी यानी कि बढ़ेगी जब ज्यादा इन्वेस्टर इसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है ना। और आप भी क्या करोगे, इसको फिर सेल करने की कोशिश करोगे, और जब प्राइस डिक्लाइन होगी तो इसकी फिर रिवर्स सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो जो इशुइंग कंपनी होती है उसका जो ट्रेजरर होता है वो मार्केट प्राइस को भी ट्रैक कर रहा होता है ताकि वो ये डिटरमाइन कर सके कि कब प्राइस हाई हो रही है, और वो प्राइस हाई होना उनके लिए जस्टिफाई है, न्यू स्टॉक इशू करना चाहिए ताकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश जो है वो रेज हो सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कैपिटल जनरेट हो सके, ठीक है ना। उस हिसाब से वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बेसिकली सोल्ड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा सिक्स रेशियो है यानी कि डिविडेंड यील्ड रेशियो। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस, किसकी, स्टॉक प्राइस, ठीक है ना, शेयर की प्राइस, ठीक है जी। अच्छा, ये रेशियो क्या बता रहा होता है, ये जो डिविडेंड यील्ड रेशियो है वो एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किस चीज को मेजर करने के लिए कि मार्केट प्राइस जो है ना उस शेयर की, उससे रिलेटिव जो रिटर्न या जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न डिविडेंड की सूरत में रिसीव हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, डिविडेंड यील्ड रेशियो कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि मार्केट प्राइस जो आपके शेयर की चल रही है उससे कितना परसेंटेज या कितनी परसेंटेज में आपको रिटर्न हासिल हो रहा है वो बेसिकली डिविडेंड यील्ड रेशियो बता रहा होता है। अगर हम डिविडेंड यील्ड वर्सेस पे आउट रेशियो की बात करें तो डिविडेंड यील्ड
बेसिकली वो परसेंटेज होती है डिविडेंड रिटर्न के अंदर जो कि इन्वेस्टर अर्न करते हैं, ठीक है ना। और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, वो परसेंटेज ऑफ अर्निंग होती है जो कि कंपनी शेयर करती है किसके साथ, अपने शेयर होल्डर के साथ, ठीक है जी। उसके बाद हमारा लास्ट जो रेशियो है वो क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर, जिसको हम BVPS भी कहते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि टोटल इक्विटी जो आपके पास है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड करवा देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है, बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है, यानी कि जो शेयर कैपिटल आपने इशू किया है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो जब आप इसको बताता क्या है कि जब आप इसको करंट मार्केट वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करवाते हो, तो बुक वैल्यू पर शेयर आपको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा होता है कि कंपनी की स्टॉक की वैल्यू क्या चल रही है। अगर कंपनी की जो वैल्यू है शेयर की, बुक वैल्यू पर शेयर, वो मार्केट वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, तो कंपनी का स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू कहलाएगा, कि उसकी वैल्यू कम है, ठीक है ना, यानी कि मार्केट में उसकी वैल्यू कम चल रही है। और इसी तरीके से इसका रिवर्स ले लेंगे आप, ठीक है जी। तो बुक वैल्यू जो है वो एक एज एन इंडिकेटर यूज की जाती है वैल्यू ऑफ कंपनी के स्टॉक के लिए, और ये प्रिडिक्ट भी करता है पॉसिबल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इन द गिवन फ्यूचर टाइम, ठीक है ना। ये आपको ये बता रहा होता है कि भाई अभी जो वैल्यू चल रही है वो कितनी है, बाद में जो वैल्यू होगी वो कितनी है, मार्केट के साथ कंपेयर करेगा तो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, ठीक है जी। सो आई होप कि ये आपको साथ के साथ रेशियोज डिटेल से समझ में आ चुके होंगे। अगर इसमें किसी तरीके की भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।